हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसकी अवधारणा कहां से ली गई, उसकी विचारधारा कहां से उद्धृत थी, प्रस्तावना का आधार क्या था, प्रस्तावना से संबंधित संविधान सभा में किन किन मुद्दों पर बहस हुई थी, प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन क्या थे, स्रोत को लेकर के विवाद क्या था। इन तमाम पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि प्रस्तावना में निहित शब्दों के अर्थ क्या हैं, उनसे संबंधित विवाद क्या हैं, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, जैसा कि हम जानते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी हमारी प्रस्तावना। अब हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या है, अर्थात उनके अर्थ क्या है। तो हमारा सबसे पहला बिंदु है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सोवरेन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। सोवरेन मीन्स सोवरेन मीन्स सुप्रीम और इंडिपेंडेंट। India is an independent country. India is an independent country with complete control over its affairs and is not a dominion of any other country. As a sovereign country, India can acquire any foreign territory or cede a part in favor of any other country. तो ये थी कुछ बातें संप्रभुता को लेकर के। अब हम देखेंगे कि संप्रभुता को लेकर के विवाद क्या है। संप्रभुता को लेकर विवाद, भारत का कॉमनवेल्थ में बने रहने का निर्णय, भारत का कॉमनवेल्थ में बने रहने का निर्णय। जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी के बाद भारत के सामने यह सवाल था कि क्या भारत राष्ट्रकुल का सदस्य बनेगा या नहीं। जैसा कि आयरलैंड ने 1948 में एक एक्ट बनाकर
अपना संबंध राष्ट्रकुल देशों से काट लिया और ये घोषणा कर दी कि हम अब आपके मेंबर नहीं रहेंगे, अर्थात रिश्ता तोड़ दिया। जब अप्रैल 1949 में नेहरू जी लंदन गए तो वहां राष्ट्रकुल देशों के जो पहले कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे, प्रधानमंत्रियों के इस सम्मेलन में नेहरू जी ने यह घोषणा कर दी कि यद्यपि हमने अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। नेहरू जी जब भारत वापस आए और संविधान सभा में प्रस्ताव रखा तो इस पर विवाद हो गया। कुछ सदस्यों ने कहा कि आप वही पंडित नेहरू हैं जो पिछले कई वर्षों से डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप वही पंडित नेहरू हैं जिन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज का संकल्प रखा था। और जब अब आपने स्वयं ही कॉमनवेल्थ में बने रहने का निर्णय ले लिया है तो प्रश्न ये उठता है कि हम संप्रभु रहे कहां। तो इस बात को लेकर के नेहरू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका नजरिया राष्ट्रकुल देशों को लेकर कुछ इस प्रकार है। उनके अनुसार राष्ट्रकुल देश स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वाधीन संगठन है। उनका नजरिया इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम आइसोलेट होकर रहें। पूर्व में क्या हुआ उससे अलग उनका सोचना यह था कि अगर हमें दुनिया के साथ कदमताल करनी है तो हमें राष्ट्रकुल देशों, विशेषकर इंग्लैंड के साथ संबंधों को बनाए रखना होगा। उससे संबंध तोड़ना समझदारी नहीं होगी। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि हम राष्ट्रकुल में बराबरी पर हैं, हम राष्ट्रकुल के अधीन नहीं हैं। ब्रिटिश क्राउन एक तरीके से प्रतीकात्मक अध्यक्ष है और जब कभी हमें ऐसा लगेगा कि राष्ट्रकुल अपने फैसले हमारे ऊपर थोपना चाहता है और हमें असहजता महसूस होगी तो हम राष्ट्रकुल छोड़कर बाहर आ जाएंगे। तो ये एक विवाद था भारत का कॉमनवेल्थ में बने रहने के कारण। हमारा अगला बिंदु है समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। सोशलिस्ट मीन्स that we will have social and economic equality. Social equality means everyone is equal despite what their caste, creed, color, sex, religion or language. तो ये कुछ डेफिनेशन है। सोशलिस्ट मीन्स वी विल हैव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मीन्स everyone is equal despite what their caste, creed, color, sex, religion or language. मैं साइड से हटे जा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं।
समाजवाद अर्थात समतामूलक समाज, समाज की स्थापना। समाजवाद अर्थात समतामूलक समाज की स्थापना एक व्यापक विचारधारा है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण: राज्य द्वारा समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयास, निशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, सभी के लिए रोजगार, एवं उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। मार्क्सवाद का दर्शन भी समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद के खिलाफ जब हिंसक क्रांति होगी तभी एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है, क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। मार्क्स मध्यम वर्ग की बात नहीं करता है। उसका मानना है कि जब पूंजीवाद के खिलाफ हिंसक क्रांति होगी तभी एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। ये कुछ अवधारणाएं थी समाजवाद को लेकर के। अब हम देखते हैं कि समाजवाद को लेकर एक वाद है। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. In this case, the Supreme Court said that socialism aims at providing the working people a decent standard of living. The court said that socialism aims at providing the working people a decent standard of living. भारतीय समाजवाद का मकसद पैदा होने से लेकर मरने तक एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना। भारतीय समाजवाद का मकसद पैदा होने से लेकर मरने तक एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। चलिए थोड़ी सी जगह खाली करते हैं।
हमारा अगला बिंदु है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यह है कि भारत किसी धर्म विशेष को राजधर्म की संज्ञा प्रदान नहीं करता है, अर्थात यहां पर सभी धर्मों को समान आदर है। भारत किसी धर्म विशेष को राजधर्म की संज्ञा प्रदान नहीं करता, नहीं करता। सेकुलरिज्म, सेकुलर, द वर्ड सेकुलर implies equality of all religions and religious tolerance. The government must not favor or discriminate against any religion. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, यहां पर सभी देशों को समान आदर दिया जाता है। इंडिया हैज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, means the state has no religion but the individual has freedom to practice, prefer or propagate any religion. यद्यपि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं एवं प्रबंधन कर सकते हैं। अब पंथ निरपेक्षता से लेकर एक विवाद है, उस विवाद के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। विवाद का नाम है सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य, अर्थात सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। In this case, the court said that secularism is neither anti-God nor pro-God. The court said
that secularism is neither anti-God nor pro-God. Secularism means elimination of God from the matters of the state, matters of the state, and the state has nothing to do with the religion of the people. साइड से हट जा रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य के वाद में कोर्ट ने कहा, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य ईश्वर का विरोधी या ईश्वर का समर्थक होना नहीं है। तो ये एक संबंधित विवाद था। हमारा अगला बिंदु होगा डेमोक्रेटिक। थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। लोकतंत्रात्मक, अर्थात डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का तात्पर्य है लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन अनुसार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी, द पीपुल ऑफ इंडिया elect their governments through free, fair and periodic elections at all levels, union, state and local. By a system of universal adult franchisee,
पॉपुलरली नोन एज वन मैन वन वोट। तो ये रही कुछ परिभाषा। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र के प्रकार। प्रत्यक्ष और दूसरा पॉइंट है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे कि स्विट्जरलैंड, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ औजार होते हैं। टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के औजार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के औजार। नंबर 1, रेफरेंडम। अर्थात नंबर दो इनिशिएटिव। नंबर 3 रिकॉल। और नंबर 4 प्लेबिसाइट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये 4 औजार होते हैं। रेफरेंडम मीन्स परिप्रच्छा। इनिशिएटिव मीन्स पहल। रिकॉल मीन्स प्रत्यावर्तन। और प्लेबिसाइड मीन्स जनमत संग्रह। साइड जा रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है संसदीय, या इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र। और दूसरा होता है राष्ट्रपति के अधीन। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारा अगला बिंदु होगा गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक। गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि हमारा संवैधानिक प्रमुख अर्थात राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, किसी वंश परंपरा से नहीं आएगा। द हेड ऑफ द स्टेट is elected directly or indirectly for a fixed tenure। हमारा राष्ट्राध्यक्ष
निर्वाचित होकर आता है, वो किसी वंश परंपरा से नहीं आता, जिस तरीके से इंग्लैंड में। तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स थे जिनकी हमने विधिवत व्याख्या की। अब हम आगे देखेंगे कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो हमारा पहला बिंदु है सामाजिक न्याय अर्थात सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स एवोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज फ्रॉम सोसाइटी। एवोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज फ्रॉम सोसाइटी। दूसरा है आर्थिक न्याय अर्थात इकोनॉमिक जस्टिस। मीन्स इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। फॉर इक्वल वर्क। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। जबकि सामाजिक न्याय से तात्पर्य था कि समाज से असमानता को दूर करना, असमानता का उन्मूलन करना। और अगला बिंदु है हमारा राजनीतिक न्याय। अर्थात पॉलिटिकल जस्टिस। मीन्स राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि हमें स्टेट के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो जाति का आधार हो, चाहे लिंग का आधार हो, चाहे मूल का आधार हो। इन तमाम विषमताओं से हमको दूर रहना है। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अनरीजनेबल distinctions from the political matters of the state। तो ये तीन न्याय थे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमने इन पर विस्तार से चर्चा की। वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए हम यहीं पर विराम ले रहे हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।